वास्तव में राजू श्रीवास्तव कौन है? अगर आपको अपनी जिंदगी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो राजू श्रीवास्तव कौन है? मैंने सुना कि आपने कहीं देशभक्ति के ऊपर भी कहीं चुटकुले किए और थोड़ा पाकिस्तान पे भी किए और एक आध दफ़ा आपको जो है थ्रेटनिंग कॉल भी आ गया वहाँ से। ये मिमिक्री जो करते थे ये कुछ ही खास को इम्प्रेस करने से शुरुआत हुई थी कहीं, या किसको इम्प्रेस करने से शुरुआत हुई? तो राजू श्रीवास्तव जो सबको इतना हंसाते हैं, सबको इतना गुदगुदाते हैं, क्या उन्हें भी कभी गुस्सा आता है? पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी को हंसाना। और रुलाती जिंदगी हर रोज है। हंसाना एक पुण्य का काम है। कमाल की शख्सियत के साथ बैठे हैं ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ये है द बड़ा भारत शो। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। आज मिलने वाले हम राजू श्रीवास्तव जी से, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाता है। सही मायने में पहली बार अगर स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत किसी ने की है, उसको पॉपुलर बनाया है गांव से शहर तक, शहर से देश तक। इंस्पायर किया है किसको? कपिल शर्मा को, सुनील पाल को, भारती सिंह, सुनील ग्रोवर, ये सब बाद में आए। बहुत अच्छा काम किया। जो सबसे पहले आए आज उन्हीं की बात करेंगे। ऐसे राजू श्रीवास्तव जिनको गजोधर भैया भी कहा जाता है, तो गजोधर भैया कहें कि राजू श्रीवास्तव कहें, आज किस नाम से आपको पुकारा जाए? नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मुझे खुशी है कि मैं विवेक बिंद्रा जी के साथ बैठा हूँ, जिन्होंने लाखों बच्चों को इंस्पायर किया। आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई अपनी मोटिवेशनल स्पीच से, और बिजनेस मैनेजमेंट उनको सिखाया। तो मुझे खुशी है, आप जहाँ भी देख रहे हैं, चाहे घर पे देख रहे हो या ऑफिस में देख रहे हो, तो मेरी साथ आप भी ताली बजा सकते हैं विवेक बिंद्रा के लिए। और मैं ये कहूँगा कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। हमारे गजोधर भैया ने 30 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 5000 से ज़्यादा स्टेज और टीवी प्रोग्राम्स किए। आज न्यूज़ चैनल से लेके, लाफ्टर शो से लेके, स्टेज शो से लेके, रेडियो से लेके, शुरुआत दूरदर्शन से आज तक। अच्छा, आपकी जब शुरुआत हुई थी तो आपने लोगों की नकल उतारने से शुरुआत करी थी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है मैं स्कूल में था, तब तो प्लेटफॉर्म स्कूल ही होता है, तो वहाँ मैं अपने टीचर्स की नकल करता था। तो तब उस समय इसको आर्ट की तरह नहीं देखा जाता था। हम इतने विकसित नहीं हुए थे, इतना कोई स्टैंड अप या ये दुनिया आई नहीं थी कॉमेडी की। तो लोगों को लगा कि मैं अपने गुरुजन की मतलब मजाक उड़ा रहा हूँ, उनका अपमान कर रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने बुला के कहा कि नहीं नहीं, अच्छा और बच्चे क्यों नहीं करते? हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, यही लड़का सबकी नकल क्यों कर लेता है? तो ये इसके अंदर कोई कला है, जाओ ज़बरदस्ती इसकी शिकायत मत करो, जाओ पढ़ो जाके। तो उस दिन से मुझे हौसला मिला। अच्छा है, उन प्रिंसिपल का बधाई। हमारे को तो बड़ी खुश हैं हम कि हमें ऐसा कलाकार हमारे देश को दिया आपने। अच्छा, नकल उतारने की बात करें तो आपने इंदिरा गांधी की, श्रीमती इंदिरा गांधी की, लालू यादव जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाना पाटेकर, स्वामी रामदेव, मुलायम सिंह यादव, सबकी आपने नकल उतारी। प्रधानमंत्री मोदी जी की नकल नहीं उतारी? हाँ, पहले तो मैं इस बात को क्लियर करूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी जी की आवाज़ की मैं नकल करता था रेडियो पे सुन के। तब हमारे घर पे टेलीविज़न नहीं था और इंदिरा जी को मैं कभी मिल भी नहीं पाया। हाँ, राजीव गांधी जी को राजीव गांधी जी के सामने परफॉर्म किया, लालू जी को लालू के सामने, अटल जी के सामने अटल जी की, मुलायम सिंह जी के सामने। एक लाइन को लालू जी की अगर बोले तो कुछ मज़ा आ जाए। अच्छा, उन्होंने मुझे परसों ही फ़ोन किया, ये जोक नहीं है, रियल है। अच्छा, हाँ, दिस नॉट जोक। उन्होंने क्या श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं? अच्छा, श्रीवास्तव जी, ये जो आप पेट सफ़ा करते हैं, इसमें कुछ फ़ायदा है क्या? इसे बेचते हैं? तो हमने कहा नहीं नहीं लालू जी, फ़ायदा क्या हुआ? नहीं, वो हमारा पेट गड़बड़ है। तो तेजस्वी बोले कि पेट सफ़ा वो ले लीजिए। तो हम कहा हम पहले श्रीवास्तव जी से पूछेंगे। हाँ, टेलीविजन में उछल के बोलते हैं, हर रोक दफा सही है तो बताइए, फिर हम लेंगे। हमने कहा वो अच्छा ही होगा, लेकिन लालू जी सच्चाई है, मैंने आज तक नहीं लिया। ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट ख़राब है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये अभी उन्होंने बातचीत की थी। तो मैं सबके सामने सबकी नकल की। मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, मोदी जी से। तो मोदी जी के ऑफिस गया तो उनको प्रणाम वगैरह किया। तो फिर मोदी जी बोले कि आप तो सबकी नकल करते हैं और मंत्रियों की, इनकी सबकी खिंचाई करते हैं, मेरी नकल क्यों नहीं करते?
मेरे ऊपर कुछ बनाइए। तो मैंने कहा सर थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी करता हूँ, हो सकता है आप उतना देख ना पाए हो, आप इतना व्यस्त रहते हैं। तो बोले क्या करते हैं? तो हमने कहा सुनिए। तो जब मैंने उनसे बात की और उन्होंने उसमें जो रिएक्शन दिया मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमने कहा मोदी जी सुनिए मैंने कहा मैंने मोदी जी से पूछा, मोदी जी તમે ગુજરાતી માણસ છો પણ એટલા સરસ हिंदी बोलो છો એમ કેમ? गुजराती हो के इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हो? तो मोदी जी बोले, राजू जी मैंने स्टेशन पे चाय बेची है और चाय बेचते बेचते मैं हिंदी सीख गया। हमने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, दिल्ली में लोग दारू पीते पीते अंग्रेजी सीख गए। फिर मैंने कहा सर आप पिछले दिनों लखनऊ आए थे, दशहरे के मौके पे लखनऊ आए थे, तो 5 लाख आदमी एक साथ आपसे कह रहा था मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, मोदी 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 मोदी। मैंने कहा, उसकी माता जी से कहा कि भाभी जी इससे कहते हैं क्रेज। देखिए 5 साल का बच्चा भी मोदी मोदी कर रहा है। वो बोले भैया जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ नहीं, ध्यान से सुनो। वो कह रहा गोदी तुमको लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। फिर मैंने कहा कि पिछले दिनों मोदी जी मैं पुष्कर मेले में गया था, तो एक तंबू से आवाज आ रही थी मेले में, आइए आइए बहन जी, आइए भाई साहब, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए। ए बहन जी, ए भाई साहब, आइए 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी, आइए बहन जी। मैंने कहा मैं सर 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। तो मोदी जी बोले, जोर से हंसे, हंसे के बाद बोले कि राजू जी पहली सीढ़ी तो यही है। लेकिन ये बात सच है कि प्रधानमंत्री मोदी जब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो अपने 9 नवरत्नों को चुना, जिनमें से आपका उन्होंने नाम दिया। जान की खुशी हुई। पर ये मिमिक्री जो करते थे, ये कुछ ही खास को इम्प्रेस करने से शुरुआत हुई थी कहीं, या किसको इम्प्रेस करने से शुरुआत हुई? नहीं, उस वक्त इम्प्रेस का तो नहीं पता था। टीचर की नकल की, कहीं क्रिकेट कमेंट्री करने जाते थे। मुझे क्रिकेट खेलने से ज़्यादा कमेंट्री में इंटरेस्ट था। तो स्कूटर से आते थे लोग, हाँ राजू राजू आ जाओ, बैठ जाओ, कहाँ है, फलानी जगह मैच है। तो जो मोहल्ले के मैच होते थे उसमें मैं कमेंट्री करता था, मुझे माइक दे देते थे, तो मैं माइक लेके, तो बात अब समझ में आया कि मुझे क्यों ले जाते थे। एक्चुअली मैं एक्चुअल कमेंट्री नहीं करता था, वहाँ जो प्लेयर खेल रहा है उसके अंदर की बातें सब मुझे पता थी, ये कहाँ रहता है, क्या काम करता है, वो सब मैं कमेंट्री में मिक्स कर देता था। हाँ, अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, संतोष ने ड्राइव किया और बहुत अच्छा, विनोद उसके पीछे बहुत अच्छा भाग रहे हैं, कल कॉलेज से भी भाग गए थे, पढ़ाई में भी नहीं आए थे, और एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए सुरेश तैयार। सुरेश इस साल कक्षा 8 में खेल रहे, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। इनके माताजी ने कह दिया है कि इस साल अच्छे नंबर आए तो ठीक है, वरना कॉलेज छोड़ा दिया जाएगा। फिर इसके बाद ये जो है दुकान में बैठेंगे। और पिछली बारी गणित में फेल हुए थे और हिस्ट्री भी इनकी अच्छी नहीं है, और आज ही इनको धूप में बाहर खड़ा किया गया था। अच्छी गेंद, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, फिर से ड्राइव किया। अब अच्छा खेल तो रहे हैं, लेकिन इनकी माताजी ने कहा है कि शाम होने से पहले घर लौट आना, तो अब अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है, इनको ये भी टेंशन है। तो जो उसके घर की बातें थी मैं उसमें मिक्स कर देता था। लेकिन ये बात याद है, आप जो कह रहे हैं कि इम्प्रेस वाली बात, मैं एक थी कानपुर में, पड़ोस में थी, अब कहें कैसे, इजहार कैसे करें। आजकल की तरह व्हाट्सएप वगैरह थोड़ी था कि मैसेज डाल दो, कुछ और कर दो, हैं। तो मैंने शशि कपूर की स्टाइल में कहा, कमाल कर दिए आप, कमाल कर दिए आप, आपको शायद ये पता नहीं है कि मैं आपको प्यार करता हूँ। बोले हाँ, बहुत अच्छी, सेम टू सेम आवाज़ है। अच्छा, और किसी हीरो की आवाज़ में बोलो। माँ कसम, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बोले अरे सेम टू आवाज़, और किसी की आवाज़, बहुत अच्छे, खामोश, आई लव यू।
तो बोले हाँ शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़। बाद में पता चला कि वो मिमिक्री पे एंजॉय कर रही थी। मेरी जो उसमें अंदर की बात थी उसमें कोई लेना देना नहीं था। मेन मैसेज मिस हो गया। पर ये जो आपने अभी धर्मेंद्र जी की आवाज़ निकाली, ये शोले मूवी का था, और शोले के साथ आपका कुछ खास रिलेशन रहा है। आपने बच्चन साहब की सबसे ज़्यादा एक्टिंग करी। बहुत सारा। एक्चुअली शोले फिल्म का एक तरह से आपको हैरानी होगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या कानपुर में। फिल्में हमें दिखाई नहीं जाती थी, एकदम ऐसे क्लास में बैठे थे, मुझे फिल्मों के बारे में पता नहीं था। क्लास में एक लड़का था संतोष, एग्जैक्टली नाम बता रहा हूँ, कानपुर में। संतोष ने ऐसे बेल्ट निकाली और क्लास में ऐसे घूम रहा, टीचर आए नहीं थे। कितने आदमी थे, वो 2 तुम 3, सुअर के बच्चों, यहाँ से जाए फिर यहाँ आए। अच्छा गर्ल्स खूब ताली बजाएं, ए संतोष शोले वाला सुना ना, संतोष शोले को सुना, अच्छा दीवार का सुना, वो वाला सुना, गब्बर वाला सुनाओ। तो मुझे वो जलन लगती थी कि इसको इतना अटेंशन मिलता है। तो मैं लड़कियों को देखता था, इसको देखता था। फिर वो कहे कि जय तू ठीक तो है ना, जय तू ठीक तो है ना। तो मैं ऐसे देखता था, यार इतनी खुश हो रही इससे। तो इंटरवल हुआ, मैंने उसको अकेला पकड़ा। हमने कहा ये जो तुम सुनाते हो ये कहाँ से लाते हो, कितने आदमी थे, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, तेरा क्या होगा कालिया, कितना इनाम रखे सरकार हम पर, ये तुमको कौन देता है लिख के, ये तुमको बताता कौन है। तो उसने बोला ये फिल्म में है। हमने कहा फिल्म क्या चीज़। बोले उस सिनेमा हॉल होता है, उसके अंदर टिकट लेके जाते हैं और वहाँ देखते हैं। तो हमने कहा ये कहाँ पे होता है। तो बोले तुम जब स्कूल आते हो एक रास्ते में बड़ी सी बिल्डिंग नहीं पड़ती है। तो हमने कहा कोल्ड स्टोरेज है वो। तो बोले कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसमें बाहर खूब साइकिलें खड़ी हैं, वहाँ मिलता है ये। तो हमने कहा अच्छा कोई भी देख सकता है क्या, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा था वो लड़की इतना इम्प्रेस हो रही थी उससे। हमने कोई भी देख सकता है क्या। तो बोले हाँ कोई भी देख सकता है। तो 1 रुपये 80 पैसे की टिकट थी। तो रोज़ 4 आने जोड़ के जब मैं पहली बार टिकट लेने के लिए लाइन में लगा हूँ, इतना धड़ रो रहा, ऐसा लग रहा था अब मैं किसी गलत काम में आज इंटर करने जा रहा हूँ। आपका कौन सा ऐसा एक्ट है जिसको आपको करने में बहुत पसंद आया है, ये मेरा फेवरेट एक्ट है? शोले का एक मेरा आइटम है, उसके साथ थोड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ कि ये आइटम मैंने कैसे बना दिया था उस ज़माने में। उसकी झलक बता देता हूँ छोटा सा, कि गांव का है मनोहर, और शोले देख के आया है, अपने दोस्तों को शोले की कहानी सुनाता है। अरे वो कल सनीमा देखा रहा, समझे यादव, ए मिश्रा। अरे अच्छा खेला दिखाया है, रमेश सिपुआ दिमाग लगाया है, आरडी वरुणा बाजा बजाया है, हाँ लता बहन जी गाई हैं, सब लोग गाना बजाना है, अच्छा खेला है। एक हीरो बहुत अच्छा बॉडी वाला दिखाया है, ऐसा करता रहा तो मछली बनता रहा। यहाँ के हैं पंजाब के हैं, धर्मेंद्र नाम रहा, जूहू पे रहते हैं। अभी तो उनके घर का कपड़ा हम ही धोता हूँ, वहीं उनका काम सनी देओल, उनका लड़का का नाम है सनी देओल, कपड़ा वही धोता हूँ, उनका काम है भाई, धंधा पानी करना पड़ता है। वही शोले देखा और साथ में धर्मेंद्रा के साथ वो बच्चनवा काम किए हैं, अपने इलाहाबाद के नहीं है बच्चनवा, लंबे से जो हैं बच्चनवा काम किए, बच्चनवा काम जोरदार दिखा है शोले में। हीरोइनी जो है लालटेन बुझाती रही, बच्चनवा बाजा बजाता रहा, हाँ दोनों लगे रहे, बच्चनवा विधवा पे लाइन मारता रहा। और जो हीरोइनी जोरदार दिखाया है, हीरोइनी समझे मिश्रा, शोले में हीरोइनी जोरदार है, बसंती नाम धरे रही है, तांगा चलाती रही है। हाँ बहुत धंधा पानी करते रहे, हम धंधा पानी, देखो रोजगार करना चाहिए, गांव हो शहर हो, रोजगार करना चाहिए। बसंती घोड़ा बैठी एक जगह, घोड़ा दौड़ा रही, गट घोड़ा दौड़ा रही। हम सिनेमा हॉल में बैठे रहे, हम घबरा गए, हम सोचे कहीं घोड़ा निकल कुर्सी में ना आ जाए। हमारे बगल में बैठे रहे पांडे, कहने लगे चुप बैठो सनीमा है। हमका तोका मालूम सनीमा, हमका मालूम सनीमा, घोड़ा तो नहीं मालूम सनीमा। मगर गब्बरवा बहुत खतरनाक दिखाया शोले में। हाँ दांत खराब रहा, जूता मतलब जूता के नीचे किलिया फिट किए रहा, गब्बरवा दिमाग से काम किया है शोले में। हाँ खतरनाक कुत्तागिरी काम किया है। हाँ गब्बरवा दोस्त को जुदा किया है गब्बरवा। हमें मिल जाए तो गब्बरवा के टांग पे टांग धर के चरचरा दे ससुरा के। हैं तमाकू ऐसे खाते रहें, जब बैठे तो ऊपर बैठे, हमका ऊपर काहे बैठता, कहता ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ तो गब्बरवा का रहा, बाद में जो ठकुरवा रहा, तो ठकुरवा जो है
जूता के नीचे किलिया फिट करके गब्बरवा के मुंह पे धर के ऐसा गजगजा देता है। पूरा खून कहे पहले कहता रहा कोई हसीना रूठ जाती तो और भी हसीन हो जाती है। गनवा दिखाया है शोले में, कोई हसीना रूठ जाती तो और भी हसीन हो जाती है। ये पहले की बात है। आजकल कोई हसीना रूठ जाती है तो ससुरी माँ बहन गाली देती है। हाँ, मैं सुना कि आपने कहीं देशभक्ति के ऊपर भी कहीं चुटकुले किए और थोड़ा पाकिस्तान पे भी किए, और एक आध दफ़ा आपको जो है थ्रेटनिंग कॉल भी आ गया वहाँ से। तो भाई देखिए, हम अपने देश को तो ऊपर रखेंगे, ठीक है। जब जब हमारी सेना अच्छा काम करेगी हम जय जवान बोलेंगे। अब इसमें दुबई से किसी को मिर्ची लगे, कहीं किसी को पाकिस्तान से लगे, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अभी मैं एक कवि सम्मेलन में गया था। कवियों का आपने देखा होगा कि हर कवियों में एक कवि होता है वीर रस का कवि, वो देश प्रेम और वीरता की बात बताता है। तो मैंने ज़्यादातर कवियों को देखा है, वीर रस के कवियों को, हम लाहौर में झंडा फहरा देंगे, हम कराची में तिरंगा फहरा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, आशीर्वाद दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिए। सुनने वाली बात है, सुनने वाली बात है, सारे देशभक्त सुने, हम लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे। जब कवि सम्मेलन खत्म हो गया तो उनको बुलाया हमने, चाचा आप ये हमेशा लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, लाहौर में तिरंगा फहरा देंगे, चाइना को क्यों छोड़ देते हो आप? चाइना कौन सा दोस्त है? चाइना भी तो बदतमीजी करता है, तो चाइना को क्यों छोड़ते हो आप? नहीं राजू भाई, एक्चुअली आपकी बात सही है, मगर क्या है, चाइना के क्या शहरों के नाम मालूम नहीं है। और मालूम भी हो जाएंगे तो थोड़ा गंदा लगेगा कविता के अंदर। हम जिंग पंग प्याऊ में झंडा फहरा देंगे। आपके साथ साथ और भी कई कॉमेडियन आए थे 2005 के लाफ्टर चैलेंज में। इसमें सुनील पाल भी आए, एहसान कुरैशी भी आए, नवीन प्रभाकर भी, बहुत लोग आए, लेकिन बाकी सब गुमनाम अंधेरे में खो गए, मैं ऐसा कहूँगा। लेकिन इनमें आपके लाफ्टर चैलेंज में एक और भविष्य का फ्यूचर स्टार आया था, वो कपिल शर्मा। ऐसा आपको क्या लगता है, क्या हुआ ऐसा कि बाकी सब छूट गए, कपिल शर्मा ने ऐसा क्या किया कि वो आज सुपरस्टार हो गए? मुझे लगता है कि कपिल जो बातें लेके आया बहुत फ्रेश लेके आया, और कपिल की सबसे बड़ी खूबी है हम सब में सबसे ज़्यादा वो स्पॉन्टेनियस बहुत है। हाँ, जो तुरंत जो हाजिर जवाबी है वो कपिल में है। और दूसरा फिर कपिल ने जो उस पूरे शो को सजाया, उसको लक ने भी बहुत साथ दिया, भाग्य का धनी है। उसका जो बीच का एक पार्ट है शो का जिसमें फिल्म स्टार्स आते हैं, शाहरुख खान आके बैठ गया, सलमान आके बैठ गया, उनके हम लोग किस्से सुनते हैं। फिर उसको साथ मिल गया सुनील ग्रोवर का। सुनील ग्रोवर कमाल आर्टिस्ट है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो कुल मिला के फिर कीकू, फिर ये अली असगर, सब पूरी टीम मिलती गई और शो सुपर हो गया। और हिट होना ही चाहिए, वो सब लोग इतना अच्छा कर रहे थे और लोगों को नया चीज़ मिला। तो स्टैंड अप जो अपने ये आर्ट आई, स्टैंड अप एक आर्टिस्ट आके करता है। स्टेज पे जब हम आते हैं हम अकेले होते हैं, इसको आप कह सकते हैं एकल अभिनय। फिर ये हिट हुआ। फिर एक चैनल ने सोचा कि अब इससे एक स्टेप आगे कैसे जाएं, तो उसने कहा चलो जोड़ी में करते हैं। तो फिर कॉमेडी सर्कस आया, वो भी हिट हुआ, खूब चला। उसके बाद हुआ इसके एक स्टेप आगे क्या जाए, तो कपिल शर्मा आया। उसने स्टैंड अप भी रखा, बीच में इंटरव्यू वाला भी रखा, बीच में गुत्थी को कुछ बना के लाया, दादी। तो ऐसे प्रयोग करते गए, उसमें नयापन लाता गया। बड़ा चैलेंज का काम है वैसे आप लोग का। मतलब अगर कॉमेडी करते वक्त कहीं किसी का धर्म आहत हो गया, किसी का सेंटिमेंट आहत हो गया, अचानक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शोर शराबा हो जाता है, तो आप लोग को थोड़ा फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए? वास्तव में राजू श्रीवास्तव कौन है? अगर आपको अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो राजू श्रीवास्तव कौन है? क्या आपने कभी किसी और का कंटेंट चुरा करके सुनाया है? वो राजू श्रीवास्तव जो पूरी दुनिया को हंसाता है, क्या उसे भी किसी बात का दुख सताता है? चालीस साल के करियर में ऐसे तो आपने बहुत फैंस बनाए, पर कोई खास फैन है जो आपको याद रह गया, यार ये बड़ा स्पेशल आदमी था भाई? अरे कई हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी उनसे मिल के। मुझे याद है हमारा प्रोग्राम था इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है, तो हम शो की तैयारी कर रहे थे। तभी मैंने देखा सड़क के उस पार से एक बंदा
अरे राजू भैया, अरे पहचाने पहचाने। हमने ऐसे देखा कौन है यार ये ऐसे कर, अरे गुरु पहचाने, अरे राजू भैया पहचाने। तो हमारे बगल में वो इंस्पेक्टर साहब खड़े थे, तो बोले अरे मिल लीजिए, परेशान है बहुत देर से, मिल लीजिए, बहुत देर से चिल्ला रहा है, मिल लीजिए। तुमने आओ इधर, पहचाने। हमने कहा नहीं। अरे आज से 3 साल पहले तुम्हारे यहाँ प्रोग्राम रहा त्रिवेणी में। हमने कहा हाँ 3 साल पहले हम आए थे। अरे आपकी जैकेट चोरी हो गई रही। हमें हाँ हाँ, तो पहचाने। तो हमने कहा तुमने चुराई थी। अरे चुराई ना कहो यार, चोर काहे कह रहे हो, हम तो एक निशानी समझ के ले गए थे, सोविनियर घर में टांगे हैं। हाँ ड्राइंग रूम में जो आता है उसको दिखाते हैं, राजू श्रीवास्तव की है। तो राजू श्रीवास्तव तो सबको इतना हंसाते हैं, सबको इतना गुदगुदाते हैं, क्या उन्हें भी कभी गुस्सा आता है? अब देखिए जैसे कि एक बार मैं जयपुर लैंड हुआ, एयरपोर्ट पे उतरा, तो मुझे जो गाड़ी लेने आई थी तो मोबाइल पे देख लिया, वो नंबर देखा, हाँ सेम नंबर है। तो मैं गया तो ड्राइवर उतरा ही नहीं, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, हेडफोन लगाया हुआ है, कुछ म्यूजिक सुन रहा है। खैर मैंने देखा कि नंबर वही है, तो मैंने दरवाज़ा खोला, बैठ गया। बैठा वो इतना ऑटोमेटिक वो चल पड़ा, कुछ हाय हेलो नहीं, कुछ नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। हमने कहा चलो भाई ठीक है, ड्यूटी पे ध्यान है इसका, दैट्स ओके। गाड़ी जा रही करीब 10-12 किलोमीटर गई, 10-12 किलोमीटर गई होगी। फिर उसने अंदर मिरर से मुझे देखा। अरे भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप कहाँ से आ गए? हमने कहा भाई सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। नहीं आप हमारी गाड़ी में कैसे आ गए? हमने कहा भाई हम भी इंसान हैं, आप हम ही को लेने आए। अरे मेरे को तो बताया नहीं। अच्छा 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 भाई साहब आपका वो तो बड़ा अच्छा था वो वाला। हमने कहा भाई सामने देख के चलाते रहो, चलाते रहो। अच्छा अच्छा बगैर मेरे से परमिशन लिए उसने कब मोबाइल लिया, मोबाइल यहाँ रख के गर्दन टेढ़ी हो गई उसकी, गर्दन। हाँ सुन, हाँ तो चाय रेडी कर, मैं लेके आ रहा हूँ। अरे वो कॉमेडी नहीं करता है, अरे वो जो आता है, अरे गजोदर जो है, हाँ मेरी गाड़ी में है, हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, चाय रेडी कर, हाँ रेडी कर। हमने कहा हेलो, अरे मेरे से पूछो ना कहाँ जा रहे हो, मैं क्या किडनैप हो गया होगा तुम्हारी गाड़ी में? मतलब तुम जहाँ चाहोगे तुम अपने घर ले जाओगे, दादाजी के यहाँ ले जाओ, चाहे सब जगह जाऊँगा क्या मैं? मेरा वहाँ कार्यक्रम है, इवेंट है, वहाँ पहुँचना है। नहीं भाई साहब आप रास्ते में चाय तो पियोगे ही, चाय तो अब ढाबे की चाय बेकार है, घर की पी लो, ऑन द वे ही है, उल्टा नहीं। हाँ सुनो रेडी कर, तू रेडी कर, दूध वाली बनाते हैं ये। अरे मैंने कहा मेरी बात सुनो यार, भाई ये थोड़ी कि मैं जिसकी गाड़ी में बैठता हूँ पहले उसके घर जाता हूँ, उस ड्राइवर के घर जाता हूँ। खैर मैंने कहा भाई चला तो यही रहा है, इसको नाराज़ मत करो, ये कहीं भी गाड़ी भेड़ दे। बोले कर लो यहीं शो कर लो, कॉमेडी कर लो इधर ही। हमने डरते थे कहा अच्छा चल रहे हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है, बीकानेर पहुँचना है। तो ले गया। हमने कहा कमाल है यार, हमसे पूछ भी नहीं रहे हो, तुम्हारे घर जाना है मुझे, अभी तुमसे मेरा परिचय तो हुआ नहीं है। खैर उसके घर गए तो उसकी वाइफ है, खम्मा घड़ी राम राम सा पधारो। तने टेलीविजन में बहुत देखियो, जिंदा आज पहली बार देखा। हमने कहा अच्छा भाई, तो आप पहली बार आए हो हमारे घर में पहली बार कोई कलाकार आया हो, तो कुछ तो खा लो, देखो गरीब का घर है, कुछ तो खाना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा कुछ ले लेंगे क्या? ब्रेड है, ब्रेड में शहद लगा के दे दूं? हनी बोलो, आप लोग हनी बोलो, शहद लगा के दे दूं ब्रेड में? हमने खबरदार मुझे शहद दिया। शहद आपको पता है मधुमक्खी का जूठा होता है, मधुमक्खी के मुंह से निकलता है। मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाता हूँ। मुंह से निकली चीज नहीं खाते हो आप, तो फिर अंडा बना दूं? तो शुरू गुस्से से हुआ था, लेकिन क्लाइमेक्स हैप्पी हो गया। वैसे ये मेरी आपसे दूसरी मुलाकात है, पहली मुलाकात हुई थी जब मैंने आई एम ऑक्सीजन मैन कैंपेन किया था। यस मैं भी आया था आपके साथ उसमें। हमने विवेक ओबरॉय, कैलाश खेर और बड़ा बिजनेस और इस्कॉन के साथ मिलके हमने हॉस्पिटल बनाया था ऑक्सीजन का, कई गरीबों के लिए हमने काम किया था। नहीं आपने कोरोना टाइम बहुत हेल्प किया लोगों की।
बड़ा चैलेंज का काम है वैसे आप लोग का, मतलब अगर कॉमेडी करते वक्त कहीं किसी का धर्म आहत हो गया, किसी का सेंटिमेंट आहत हो गया, अचानक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शोर शराबा हो जाता है, ट्विटर ट्रेंडिंग हो जाता है, तो आप लोग को थोड़ा फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए? अभी जैसे एक जोक मैंने बनाया है, अब इसमें एक शब्द ऐसा आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ, एडिट करूँ या ना करूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं, ज़्यादा ऑफेंसिव तो नहीं है, ये किया जा सकता है। मैं आपको सुना देता हूँ कि एक दिन एक बंदा सो के उठा, जैसे आँख खोली तो सामने यमराज। मैं यमराज तुझे लेने आया हूँ। कौन है भाई, का मजाक क्यों कर रहे हो? कौन नाटक कंपनी से आए हो यार, सिंग विंग लगा के आ गए ड्रामा कंपनी से, कौन हो? मैं यमराज। अरे नॉर्मल बात करो यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ पास ही तो खड़े हो, तो मैं सुन तो रहा हूँ, तो क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिनका समय पूरा हो गया है, मैं तुझे लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, देखो यमराज जी, पहली बात तो आप घर आए हो, मेरे अतिथि हो, जो घर आता है मैं उसका सत्कार करता हूँ। दूसरी बात ये, मैं अभी मेरी आँख खुली नहीं, मैं चाय पीता हूँ सुबह, ग्रीन टी लेता हूँ, तो मैं ग्रीन टी ले लेता हूँ, आपकी बना दूँ क्योंकि आप हमारे मेहमान हो, हमारे घर पे आए हो दरवाजा, चाहे जैसे ज़बरदस्ती आए हो, लेकिन घर में हो तो मेरे अतिथि हो। 2 ग्रीन टी बनाता हूँ बढ़िया। यार ठीक है। हंस क्यों रहे हो? गया 2 ग्रीन टी बनाई, ग्रीन टी लेके आया और यमराज वाली चाय में उसने को डाल दिया, उनको दे दी, वो पी के बेहोश हो गए। इसने उनकी जेब में तलाशी लेके और उसमें जो लिस्ट निकाल ली, लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर था, तो उसको काट के उसको सबसे नीचे कर दिया, फिर लिस्ट दे दी, फिर उनको होश आया। हाँ हेलो, हाँ यमराज जी, हेलो चाय हो गई? अच्छा यमराज जी, हाँ नमस्ते, आप कर लीजिए जिस काम से आप आए हैं, जो कर लीजिए। हम तुझ पर प्रसन्न हुए, मैं तेरी जान लेने आया हूं, फिर भी तूने मेरा आतिथ्य किया है, हम तुझ पर प्रसन्न हैं। जा, मैं तुझे छूट देता हूं, आज मैं लिस्ट ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करूंगा। अब इस जोक में बुरा तो कुछ नहीं है, अच्छा है, आपने भी एंजॉय किया, आपको भी मजा आया होगा। अब कोई कहेगा इसमें यमराज नाम क्यों लिया, है ना? तो कुछ तो करेक्टर हमें लाने पड़ेंगे। नो, आई लव योर स्वीटनेस। राजू जी, एक बात बताओ, आपने इतने सारे कॉमेडी ऐड किए, कोई अपने खजाने में से एक जो आपका सबसे फेवरेट हो, वो अगर आपको 1 मिनट में करके बताना, कोई ये मेरा सबसे फेवरेट था, वो आज आपको बड़ा भारत शो में सुनाना है। विवेक जी, बहुत बार क्या होता है कि कॉमेडी करते करते मेरे नेचर में ऐसा आ गया कि कई बार सीरियस बात मेरे से होती नहीं, उसमें उल्टा भी पड़ा है मेरे ऊपर। अब मेरे मामा जी मुझे सिंपली बता रहे थे, बीमार थे, तो बोले कि अरे डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, एक्सरे कराया, एक्सरे में कुछ नहीं निकला, और ईसीजी पीसीजी हुआ, वो उसमें नहीं निकला, ब्लड टेस्ट कर डाले हैं, उसमें भी कुछ नहीं निकला। तो मेरे मुंह से निकल गया, मामा जी इतना सब कराया तो एक पोस्टमार्टम भी करा के देख लीजिए। अब मेरे मुंह से निकल गया, तो पहले तो ऐसे ही हंसे आपकी तरह, बाद में छड़ी लेके दौड़ा लिया मेरे को। ऐसी भी कई बार दिक्कत आ जाती है। और जैसे हमारे कानपुर के लोग, बहुत बार देखा कि बहुत आराम तलब होते हैं, मज़ा आता है। मैं कानपुर जाता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। हाँ, मुझे लगता है यार कहाँ मैं बॉम्बे में फंसा पड़ा हूँ, सब भाग रहे हैं, मशीन वाली ज़िंदगी। कानपुर में जाओ तो अबे बैठिए, अरे कुछ खाइए, अरे यार कहाँ जा रहे हो? हमने कहा 3 बजे की फ़्लाइट है, अभी 2 बज गया, अरे अभी 1 घंटा है, अरे बैठिए, अरे थोड़ा आराम भी किया करो, छुट्टी भी लिया करो, छुट्टी लो यार, मौज लो, हाँ छुट्टी भी होना चाहिए। इतने में मोबाइल पे मैंने बताया, हमने कहा अरे भाई साहब कुछ बम फट गए, बम विस्फोट हुआ। अरे नहीं, अरे अफवाह है, अब आतंकवादी कोई काम है नहीं, कानेपुर मिला है, अरे अफवाह है। हमने कहा नहीं देखो, अरे आ रहा है न्यूज़ आ रहा है, पूरा विजुअल्स आ रहे, फोटो आ रहे हैं। ये देख के बोले इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी होएगी।
तो कभी कभी लोगों के पास इतना टाइम है, कुछ लोग हैं और बिजी हैं, कुछ लोग मौज में रहते हैं, कभी कभी उन्हें देख के जेलसी भी होती है। एक बुढ़ी आंटी को, एक ओल्ड लेडी को मैंने देखा पार्क के किनारे रो रही है। तो हमने कहा माता जी क्यों रो रही है? नहीं बस ऐसे बच्चा ऐसे बैठी। हमने क्या हुआ, क्यों रो रही है अम्मा, क्यों रो? अरे बस ऐसे भैया ऐसे है। बताओ क्या बात है माता जी, क्या बात है? अरे नहीं, घर में ऐसे बैठी थी, खाली बोर हो रही थी, तो हम कहा चलो थोड़ी देर रो लें, टाइम ही नहीं कट रहा है ससुर, वही भी चली आई। हम कहा चलो थोड़ी देर रोई चल के, और कोनो बात नहीं, घर में सब। और कभी कभी तो लगता है अपने यहाँ लोग इतना खाली हैं और फिल्म स्टार्स इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, ये जो विज्ञापन वगैरह आते हैं बहुत लोग फॉलो करते हैं। तभी तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बड़े बड़े फिल्म स्टार को ये तम्बाकू गुटखे के ऐड नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ग है अपने देश में जो फॉलो करता है। जी जी, इतना चाहते हैं कि उनको फॉलो करते हैं। जी। मैंने कई बार तो देखा अजय देवगन ऐड में आके बोलता है बोलो जुबां केसरी, तो सब लोग बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? जुबान केसरी। हाँ, जैसे उसने बोला जुबां केसरी, सब लोग ए अजय भैया कह रहे हैं जुबां केसरी, जुबां केसरी। तो ये भी चलता है अपने देश में। सारे व्यूअर्स भी इस समय हंस रहे होंगे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने कई तरह के जोक सुनाए, पर आज कोई एक ऐसा जोक सुनाइए जो आपने कभी कहीं नहीं सुनाया है और उसकी कोई बातचीत नहीं करी, मतलब कोई नया आपके पिटारे में से निकलना चाहिए। हाँ, अभी एक आइडिया मुझे आया शादियों में जाके। हाँ, पिछले दिनों मैंने लखनऊ, कानपुर और इधर पटना वगैरह में कुछ शादियाँ अटेंड की, तो वहाँ का जो अड़बड़ तड़बड़ देखा मैंने, तो एक आइडिया आया कि क्योंकि आजकल आप देखिए शादियाँ कम हो रही है, वो सर्कस जैसा लगता है, उसके अंदर आप पहुँचिए तो इतनी भीड़, इतना ये हो, तो मुझे लगता है आगे चल के देखिएगा इसमें भी गाइड आ जाएंगे, वेडिंग गाइड, यहाँ लिखा होगा वेडिंग गाइड। हाँ, तो जैसे आप शादी में पहुंचे, आइए भाई साहब नमस्कार जी, मैं मेरा नाम है राजू श्रीवास्तव, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, ये मेरा आईडी है जी, मैं रजिस्टर्ड हूँ जी, गाइड हूँ। आइए बहन जी, आप शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं? ओके, लड़के वाले की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से, आइए आपको पूरा घुमाएंगे। डायबिटिक है नहीं डायबिटिक है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे खाने की चीज़ है, कहाँ पे मीठा है, कहाँ पे मीठा नहीं है। पंडित जी से मिलना है, पंडित जी सामने, खैर पंडित जी से आपका कोई काम नहीं है, आपका ध्यान नहीं था सामने। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, पैसा आप अभी देंगे, कैश देंगे, गूगल पे करेंगे, पेटीएम करेंगे, कैसे करेंगे? अरे नहीं भाई, हम लोग तो लड़की वाले हैं, हम लोग इनवाइटी हैं। इनवाइटी तो फिर आपको वो टोकन मिला होगा, टोकन दे दीजिए आप। हाँ, टोकन मिला होगा एक तांबे का। हाँ ठीक है, आपके पैसे हम वहाँ लड़की वालों ले। आइए बहन जी, आइए फॉलो करिए, देखिए बाईं तरफ देखिए झूला, झूला देखिए किस तरह से, देखिए बच्चे खेल लो। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बीच में 2 कॉफ़ी निकल गई, कॉफ़ी भी पकड़ते जाइए, मेरे भरोसे मत रहिए। इधर आइए, आगे देखिए, आगे इधर देखिए, नॉनवेज इधर है। ड्रिंक वाले आप नहीं, ड्रिंक तो ऐसे में नहीं पिला, आपको टोकन मिला होगा, गोल्डन टोकन मिला आपको, गोल्डन टोकन के ड्रिंक वहाँ पीछे। आइए फॉलो करिए, ये देखिए जयमाल होने वाला है। जयमाल की अगर जाएंगे तब तक इधर खाना खत्म हो जाएगा, तो पहले जयमाल आप देखेंगे किस तरफ जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आगे बढ़ते जाइए, आगे लो। आप मेरी तरफ देख रहे, बीच में कोई रायता गिरा के चला गया आपके ऊपर, आपका जूता सफ़ेद हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, इधर आ जाइए। ये देखिए दुल्हन की सहेलियां आ गई, अब देखिए लड़के छेड़छाड़ी करेंगे। हाँ, अब तो बाराती लोग छेड़छाड़ी, दुल्हन की देखिए ब्यूटी पार्लर से आई है, ये ब्यूटी पार्लर, ये देखिए ये दुल्हन है, ये देखिए ये दूल्हे का भाई देखिए घूम रहा है। आइए बहन जी, आइए भाई साहब, हमने आगे चल के शायद। राजू श्रीवास्तव जी, आप वैसे कहते हैं कि कानपुरिया हैं, अब आप मुंबईया हैं, तो वास्तव में राजू श्रीवास्तव कौन है? अगर आपको अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो राजू श्रीवास्तव कौन है? गम सबके पास है, गम छुपाते रहो, मुस्कराते रहो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही परेशान हैं। आप बाहर झांक के देखेंगे, जब अपने से ज़्यादा परेशान आदमी को देखेंगे, गरीब आदमी को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए आप अच्छे ही हैं। और मेरा तो एक ही नारा है, एक ही स्लोगन है, जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है,
जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। फैंटास्टिक। राजू भैया का भी एक ही मजहब है, लोगों को हंसना और हंसाना, चाहे वो फिल्मों में हो, टेलीविजन में हो, सोशल मीडिया पर। और इनके इसी जज्बे को पूरा भारत सलाम करता है। यही है द बड़ा भारत शो। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए राजू जी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उनका कौन सा कॉमेडी एक्ट आपको अच्छा लगा। और हाँ, ये वीडियो सबसे शेयर ज़रूर करिएगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार, द बड़ा भारत शो, इंडियाज़ ट्रिब्यूट टू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप अगले बुधवार किससे मिलना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, आपका विशेष धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति जो आए अहमदाबाद से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन बाद में चल के चाय का ठेला लगाया। एमबीए चाय वाला से अब आप मिलेंगे। क्या आपको लगता है कभी कि एमबीए किया होता और कर लिया होता तो शायद आप ज़्यादा अच्छा बिजनेस करते? तो आपने एक कदम लिया, अपना ठेला लगाया, पर आपको पता था कि ये ठेला पहाड़ बन जाएगा। आपने एमबीए परस्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना था या लग रहा था कि मेरे बस की नहीं है?